नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का जर्नी टू आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। सुकरात से जब सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह नदी में डूबते हुए व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार जब एक व्यक्ति को सफलता की भूख हो जाएगी तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको सफल होने से नहीं रोक सकती है। इसी जोश और मजबूती के साथ लगे रहिए। प्रीलिम्स आने वाला है, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो या फिर यूपीएससी का हो, आरओ हो, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो। काफ़ी जितने भी एग्जाम हैं आने वाले हैं। हम यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं जो कि यूपीपीसीएस और मेनली आरओ इनके लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये इंपॉर्टेंट है। मैं 100% की गारंटी नहीं लेता हूँ, और जो 100% की गारंटी लेते हैं मेरी उनमें कोई आस्था नहीं है। मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि 90% क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सारी आपको मैं याद करवा दे रहा हूँ। लद्दाख और मयूरभंज विश्व के महानतम स्थानों की सूची में सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, आपने एक टाइम पत्रिका का नाम सुना होगा। टाइम पत्रिका जो कि अमेरिका की एक प्रतिष्ठित संस्था है, वो जारी करती है और अनेक प्रकार की रिपोर्ट वर्ष में जारी करती रहती है। जैसे शीर्ष 100 लोगों में कौन कौन लोग आए हैं, इंडिया से कौन आया है, विश्व में पहले नंबर टॉप पे कौन है, ये सारी चीजें करती रहती है। यू नो ऑल अबाउट इट दिस। तो अमेरिका की एक टाइम पत्रिका है, विश्व के 50 महान स्थान उसने चुने हैं। विश्व के 50 महान स्थान उसने चुने हैं, उनमें से 2 इंडिया के आए हैं। एक लद्दाख आया है, दूसरा मयूरभंज जो कि उड़ीसा का है। ठीक है, लद्दाख की जो रैंक है वो 31वां स्थान है। कितने में से? आउट ऑफ 50 में से 31वां स्थान आपके लद्दाख का आया है। ठीक है, और जो मयूरभंज है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, उसका स्थान आया है 32 आया है। ठीक है, लद्दाख क्यों महानतम स्थानों में इन्होंने जोड़ा? इसलिए जोड़ा कि लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जा रहा है। डार्क स्काई रिजर्व। ओके, और मयूरभंज को क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि यहाँ पर काले हिरन पाए जाते हैं जो कि दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया, पूरी वर्ल्ड में काले हिरन केवल इंडिया में पाए जाते हैं, वो भी कहाँ पे? मयूरभंज। इसलिए मयूरभंज और लद्दाख को विश्व के टॉप 50 जो महान स्थान है टाइम पत्रिका के अंतर्गत, उनमें जोड़ा गया है। अब देख लेते हैं पहले नंबर पे कौन है। अगर आप कहेंगे ट्रिक से याद करने की तो ऐसे याद करेंगे, जैसे पहले टम्पा है, जैसे कि दूसरे पर लियामेट है घाटी, तीसरे पे रियो ग्रांडे। तो ट्रिक की बात करें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो टाइम पत्रिका है अमेरिका जारी करती संस्था है। ठीक है, अमेरिका की संस्था जारी करती है, तो सबसे टॉप पे किसे रखना चाहेगा? सीधी सी बात है, अपने देश को रखना चाहेगा। तो जो टम्पा एक जगह है, टम्पा, ये अमेरिका में आती है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आती है टम्पा। दूसरे नंबर पे लियामेट घाटी है, वो भी यूएसए में ही आती है। तीसरा है रियो ग्रांडे, ये यूएसए नहीं आता है, ये नॉर्दर्न अमेरिका में आता है, मतलब कनाडा और जो यूएसए की जो सीमा है वो दोनों में पड़ जाता है। तो पहले नंबर पे टम्पा है अमेरिका का, दूसरे नंबर पे लियामेट है अमेरिका का, तीसरे नंबर पे रियो ग्रांडे जो कहां पड़ता है? नॉर्दर्न अमेरिका, यानी उत्तरी महाद्वीप पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि जो टाइम पत्रिका ने 100 महानतम विश्व के स्थान लिए हैं, उनमें 50, उनमें से 31वें स्थान पे आपका लद्दाख है और 32वें स्थान पे आपका आता है मयूरभंज। ओके, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 ध्यान रखना ये जारी की गई है आपकी 2023 में जारी की गई है, लेकिन इसमें पूरा जो डेटा दिया गया है वो 2022 का डेटा दिया गया है, इसीलिए इसका नाम है रिपोर्ट 2022। ठीक है, 23 में जारी की गई, 2022 का डेटा है। डेट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है कि जारी किसने की है। तो टाटा ट्रस्ट नामक एक संस्था इंडिया की, टाटा ट्रस्ट, उसने जारी की है। ठीक है, ये इसका तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2019 में जारी किया गया, दूसरा संस्करण 2020 में जारी किया गया और जो तीसरा संस्करण है 2022 वो 2023 में जारी किया गया। ठीक है, ओके, अब देख लीजिए थोड़ा ये डेटा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर कुछ डेटा आप याद रख सकते हैं मोटे मोटा तो मेंस में आंसर राइटिंग आप काफी हेल्पफुल होगा, काफी क्वालिटी बढ़ा देगा आपकी। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, अगर हाई कोर्ट की बात करें तो टोटल जज चाहिए हमें 11 से 8, 1001 जजों की जरूरत है, लेकिन मौजूदा स्थिति में 7 से 8 है केवल। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है बल्कि सबॉर्डिनेट कोर्ट है, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद जितने भी जो कोर्ट होते हैं वो सब आ जाते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट में। ओके, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, इनमें 24,631 जजों की जरूरत है, लेकिन है कितने अभी? 19,288 है। अब इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि केसेस की संख्या बढ़ती जाती है, उनकी सुनवाई नहीं हो पाती है और न्याय मिलने में देरी होती है, और कहते हैं कि न्याय देरी से मिलने का मतलब भी अन्यायी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सर्वाधिक केस पेडेंसी रेट। सबसे पहले पेडेंसी रेट देखो। पेडेंसी रेट का मतलब होता है जितने मामले आए हैं उन मामलों को सुलझाने में कितना, निपटाने में कितना समय लगता है। अगर एवरेज पहले बात करें, पहले नंबर पे यूपी है, फिर वेस्ट बंगाल है, मतलब
सर्वाधिक केस पिडेंसी रेट यूपी की है, फिर बंगाल है दूसरे नंबर पे। यूपी की कितनी है? 11.34 वर्ष, यानी कि एवरेजन यूपी में एक केस को निपटाने के लिए 11 वर्ष से ज्यादा समय लगता है। सोच के देखिएगा, एक केस को निपटाने में 11 वर्ष से ज्यादा का समय लगता है। ये एवरेज है, एक्चुअल नहीं है। इसका मतलब ये है कि कुछ केस 4-5 साल में निपट जाते हैं, कुछ 3 साल में निपट जाते हैं, हो सकता है कुछ 50 साल में निपटे हो। मतलब बेटे का बेटा भी हो जाएगा, तब जाकर के केस सुलझेगा। खैर, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की बात करें, ये 9.9 ईयर यानी कि 9 वर्ष से अधिक, लगभग 10 वर्षों में एक केस निपटा पाते हैं। ये तो इनकी हालत है। अब ये हालत क्यों है? इसके पीछे ये भी फैक्टर काम कर रहे हैं कि चाहिए कितने जज, साथ ही साथ जजों को जो वेकेशन मिल जाती हैं, छुट्टियां मिल जाती हैं। इसलिए मेनली सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो केवल 6 महीने काम करता है, 6 महीने आराम करते हैं, ठीक है। और सबसे कम जो पेडेंसी रेट है वो है त्रिपुरा की, मतलब हर एक केस, एवरेजन एक केस वो 1 साल में निपटा देता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, 1 वर्ष में एक केस निपट रहा है, तो सच में बहुत अच्छी स्थिति है। अब न्याय वितरण की बात देख लें। न्याय वितरण के मामले में शीर्ष राज्य की बात करें, जो सबसे अच्छा न्याय वितरण कर रहे हैं, जस्टिस जो डिस्ट्रीब्यूशन सबसे अच्छा कर रहे हैं, पहले नंबर पे आपका कर्नाटक है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये टॉप 3 वो राज्य हैं जहां पर न्याय बहुत अच्छी तरीके से वितरण किया जा रहा है, न्याय लोगों तक पहुंच रहा है। कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। छोटे राज्यों की बात करें तो इसमें एक सिक्किम राज्य आता है। सिक्किम राज्य जो कि आपके नेपाल, भूटान के साथ सीमा साझा करता है, चीन के साथ भी सीमा साझा करता है, 3 देशों के साथ, ठीक है, जो कि 1975 में भारत का एक पूर्ण राज्य बना था, ठीक है। ओके, अब रिपोर्ट के कुछ मानक देख लेते हैं। अगर रिपोर्ट के मानक की बात करें तो मानक का मतलब है कि किन आधारों पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। पहला है पुलिस, दूसरा है जेल, तीसरा है जुडिशरी, चौथा है लीगल असिस्टेंस, यानी कि पुलिस व्यवस्था, हमारी जो न्याय प्रणाली वो किस तरह से काम कर रही है, वो जेल की स्थिति, ठीक है, और लीगल असिस्टेंस जो हमारा कानूनी सहायता होती है। आर्टिकल आपको याद होगा डीपीएसपी में कौन सा दिया गया है, अगर ना याद हो तो देखिए कि कौन सा डीपीएसपी का वो आर्टिकल है जो निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है, उसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कुछ और डेटा देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। हाई कोर्ट की हम बात कर रहे हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात कर रहे हैं, मतलब इंडिया में अगर सुप्रीम कोर्ट को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जितने भी कोर्ट हैं ऑल ओवर द इंडिया, उन सबकी बात हो रही है यहाँ पर। अगर इनकी बात की जाए तो टोटल मामलों की बात की जाए तो 4.9 करोड़ मामले लंबित हैं, मतलब भारत में लगभग 5 करोड़ केस अभी अंडर ट्रायल है, सुनवाई नहीं हुई है उनकी, ठीक है, मतलब लंबित हैं, अभी सुनवाई नहीं हुई है, सोच लीजिएगा 5 करोड़। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर महिलाओं की संख्या की बात करें जो जज हैं वो 35%, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितनी भी महिलाओं की जज की बात की जाए 35% है टोटल आबादी, ठीक है। ये पूरी व्यवस्था देखकर तो यही लग रहा है कि पूरी व्यवस्था एक गरीब विरोधी है, ठीक है। मतलब कोई अमीर व्यक्ति तो जाता है तो वो तो पैसे ऐसे देकर अनेक प्रकार की तिगुन लगा के वहां से निकल जाता है, लेकिन अगर इस व्यवस्था में गरीब व्यक्ति फंस गया तो उसका जीवन बर्बाद है, क्योंकि उसके पास इतना ना तो पैसा है ना उसकी पहुंच है कि इस तंत्र से वो बाहर निकल पाए। आपने सुने होंगे कई सारे केसेस कि बिहार का एक आदमी जब जेल में बंद किया गया, अगले वो 30 से 35 वर्षों तक जेल में रहा। फाइनली जब कुछ जो ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं ये लोग गए, बात हुई, तब इन्होंने मामला दायर किया, तब वो बाहर निकला। फाइनली जब पाया गया कि वो निर्दोष व्यक्ति था, मतलब 34 से 35 वर्ष वो जेल में व्यक्ति रहा, फाइनली वो निर्दोष साबित हुआ। सोचिए 35 वर्षों में क्या क्या कर सकता था, क्या उसको कंपनसेट स्टेट दे सकता है? कभी नहीं दे सकता, क्योंकि व्यक्ति की संभावना असीम होती है, ठीक है। तो ये तो स्थिति है आपकी। खैर, अगला है महाराष्ट्र हाईवे के बारे में। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बनाया है। बैरियर का मतलब क्या होता है कि जो आपके हाईवे होते हैं, ठीक है, तो उनके आसपास जो वो बैरियर लगाए जाते हैं ताकि दुर्घटना ना हो जाए, गाड़ी रोड के बाहर जाकर ना गिर जाए, ठीक है, इसलिए लगाए जाते हैं। तो चंद्रपुर एक डिस्ट्रिक्ट है और एक डिस्ट्रिक्ट है यावतमाला। कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है? महाराष्ट्र का। चंद्रपुर और यावतमाला जो 2 जिले हैं जो महाराष्ट्र में पड़ते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हाईवे जाता है, ठीक है। हाईवे के बीच में 200 मीटर का बांस क्रैश बैरियर बनाया गया, यानी कि बांस का कैरियर बनाया गया, ठीक है। पहले क्या होता था, अभी तक क्या होता है, ये होता है कि लोहे के बनाए जाते हैं, ठीक है, तो अभी ये बांस का बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि हम बांस का बना रहे हैं, हम नेचुरल चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यावरणीय जो फ्रेंडली हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दूसरा, हमें बहुत सारी चीज़ें आयात नहीं करनी पड़ेगी, उस हिसाब से महत्वपूर्ण है। तीसरा है, हम जो आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहे हैं, अमृतकाल उसको आगे बढ़ा रहा है। खैर, अब इस बांस को लगाया गया है तो इसकी प्रजाति कौन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जानना। बांस की प्रजाति की बात करें, उसका नाम बम्बूसा बालकुआ, बम्बूसा बालकुआ, ठीक है। बम्बू तो आपको पता ही लो कि बांस को कहते हैं, ठीक है, तो बम्बूसा लगा दो और बालकुआ लगा दो, ओके, बम्बूसा बालकुआ, 2-3 बार नाम लीजिए, याद आ जाएगा, हो जाएगा।
एक उड़ीसा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बना, यानी कि इंडिया का पहला स्टेट बना है उड़ीसा। किस मामले में कि उसने हर एक झुग्गी को मिटा दिया। ऐसा नहीं है कि झुग्गी को मिटाकर गरीबों को खदेड़ दिया राज्य के बाहर, ऐसा नहीं, उसने गरीबों को घर बना कर दिया। तो एक बहुत अच्छी बात है गरीबों के लिए कि कम से कम ये तो काम किया। तो उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने झुग्गी झोपड़ी सब हटा दिए, उनको प्रॉपर मकान बनवाया है। एक प्रोग्राम उसने चलाया था आज के 5 वर्ष पहले, उस प्रोग्राम को देख लीजिएगा, क्योंकि उसी प्रोग्राम के तहत ये झुग्गी मुक्त राज्य बना है। वो कौन सा प्रोग्राम है? वो है जगह मिशन। उड़ीसा ने जगह मिशन चलाया था आज के करीब 5 वर्ष पहले। उसके तहत उसने 1,75,000 परिवारों को भूमि पट्टा प्रदान किया था। पिछले 5 वर्षों में 1,75,000 जो परिवार हैं, एक परिवार में कई लोग रहते हैं, 5 लोग 6 लोग 7 लोग, ठीक है, तो उतने परिवारों को भूमि पट्टा प्रदान किया था। ठीक है, माना कि जैसी झोपड़ियां हैं, ठीक है, बहुत सारे स्लम एरिया है, तो जो जमीन पे वो रह रहे हैं तो उन्हीं को पट्टा प्रदान कर दिया, जमीन उनके नाम कर दी, जमीन उनकी सुरक्षित होगी। ठीक है, अब कुछ सहयोग भी राज्य ने दे दिया, मतलब उड़ीसा राज्य ने कुछ सहयोग भी दे दिया और कुछ उन लोगों ने मिलकर अपने पक्के मकान बना लिए। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये इतना फेमस मिशन हुआ, इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ कि यूएन ने इसको अवार्ड दिया, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने। उसका नाम है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। अब अवार्ड का नाम है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023, जो कि यूनाइटेड नेशन ने दिया है। ये जो प्रोग्राम था मेनली स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम था। मैंने कहा स्लम एरिया जो था वो स्लम अपग्रेडिंग, उस स्लम को अपग्रेड करना एक प्रोग्राम था। ठीक है, सारी चीज़ क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अगली है केंद्र सरकार, असम सरकार और DNLA ट्राई पार्टी एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट ये क्या है? 2023 में हुआ, ये भी 2023 में संपन्न हुआ। केंद्र सरकार और असम सरकार और DNLA का मतलब दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी, ये आर्मी कौन क्या करती है? ये मेनली एक संगठन है जो स्वायत्ता के लिए लड़ाई कर रहा है। ठीक है, वहां पर इसकी प्रॉपर एक सेना है, इनके पास हथियार हैं, बम सब कुछ मिल जाता है इनके पास, आर्म्स एमिनेशन सब चीजें। ठीक है, तो नई दिल्ली में गृह मंत्री की अध्यक्षता में, गृह मंत्री थे, उनकी उपस्थिति में इन तीनों लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं और इन लोगों ने कह दिया कि ठीक है, हम अपने सारे हमारी मांगे पूरी कर दो, हम सारे हथियार आप छोड़ दे रहे हैं। मतलब इन्होंने लोगों ने सरेंडर कर दिया है, हथियार सब छोड़ दिए हैं। अब ये प्रॉपर लोगों में रहेंगे, जहाँ मेनली लोग रहते हैं वहाँ रहेंगे। वैसे ये जंगलों में रहते थे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात तब हो जब इनकी जो डिमांड है वो समय पर पूरी कर दी जाए, क्योंकि केवल राजनीतिक एजेंडा हुआ तो फिर ये एक्टिव हो जाएंगे। कई बार ऐसा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है परिवर्तित नाम। आपको पता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप लोग भी मनाइए अगर मना पा रहे हैं तो उसी क्रम में हर चीज़ का नाम बदला जा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे नाम बदले जा रहे हैं। देखिए, एक मुगल गार्डन आपने नाम सुना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति भवन है, उसमें एक गार्डन पड़ता है, उसका नाम है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन का नाम बदल के इन्होंने अमृत गार्डन रख दिया है। क्या नाम रख दिया है? अमृत गार्डन। अब आप याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करिए कि हर मामले में ये क्या कह रहे हैं? आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव। ठीक है, तो अमृत, तो उसका मुगल गार्डन था, कोई नाम नहीं मिला तो क्या रखना है? ठीक है, अमृत महोत्सव है, अमृत गार्डन रख दे रहे हैं, तो अमृत गार्डन इसका नाम रख दिया। राजपथ, राजपथ वो जगह है जो नई दिल्ली में है। राजपथ नई दिल्ली में, यहीं पर 26 जनवरी को परेड होती है, आपने देखा होगा 26 जनवरी जो भी परेड होती है, झांकियां निकलती हैं नाना प्रकार की। ठीक है, तो वो इसी राजपथ में निकलती है। पहले इसको किंग्स वे कहा जाता था, किंग्स वे पहले रोड कहा जाता है, लेकिन बाद में इसका राजपथ नाम रख दिया गया। इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ रख दिया, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया। अब यहाँ कंफ्यूजन होगी, कैसे याद करेंगे? ऐसे याद करेंगे, राजपथ राज से निकलता है राजा या राजशाही, राजा मैनली मान लो, और कर्तव्य यानी ड्यूटी की बात मान लो। चाहे प्राचीन काल की बात करें, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक तक की बात करें, कभी भी राजा हमेशा बात करेगा कि जनता उसकी कर्तव्य परायण हो, यानी कर्तव्यों पर ज़्यादा ये लोग बल देते हैं। और जनता किस पे बल देती है? अधिकारों पर बल देती है। राज हमेशा चाहेगा कि उसकी हर प्रजा का हर एक नागरिक, हर एक व्यक्ति अधिक से अधिक कर्तव्यनिष्ठ हो, क्योंकि जब जनता बहुत ज़्यादा कर्तव्यों को निर्वहन करती है तो राज्य मजबूत होता है, राज्य की शक्तियाँ बढ़ती हैं। और जब जनता अधिकारों की मांग करती है तो राज्य कमजोर होता है। उत्तर कोरिया की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, या पहले के स्टेट की बात कर लो, आपके USSR रशिया की बात कर लो, हर जगह कर्तव्यों पर बल दिया जाएगा। जर्मनी की बात कर लो, वो क्या कहता था? अधिकार ना, ये सब फालतू की बातें होती हैं, व्यक्ति के लिए कर्तव्य ही सब कुछ होता है। व्यक्ति का मूल उद्देश्य क्या है? राज्य को मजबूत करना। ठीक है, यानी कि पूरे जीवन में महत्वपूर्ण केवल राज्य है, व्यक्ति वही करेगा जिससे राज्य की प्रगति हो, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपने याद की हो। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।